हेलो एवरीवन, केम छो। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड 12th का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। मींस हम लोग OCM का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। अब मुझे बोलो, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट? तो यहाँ पे मैनेज करने के टाइम पे हमें कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन की नीड होती है और हमें काम किस प्रकार करना है, यही हम लोग ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, नाउ ये चैप्टर में आपका सिलेबस, आपके पास सिर्फ 5 आंसर्स है। अगर आपने 5 आंसर्स कंप्लीट कर लिया मीन्स आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आंसर, एक्चुअली ये फुल चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन एवरी ईयर आते हैं, सो प्लीज डू नॉट स्किप दिस चैप्टर। यहाँ पे हम लोग ये 5 के 5 आंसर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल। वो जो 14 प्रिंसिपल जो हेनरी फ्योल ने दिए थे ना, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज कुंजन कोहली। मेरा क्वालिफिकेशन है एमकॉम। मुझे 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। मैंने 4 इयर्स तक कॉलेज में, क्लासेस में, इवन मैं होम ट्यूशंस लेती हूँ वसई में, मैंने वहां पे भी सिखाया हुआ है। मेनली मैं ये चैनल में इकोनॉमिक्स, OCM एंड SP के जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट करने की ट्राई करूंगी। मैं 11th एंड 12th कॉमर्स को सिखाऊंगी। ओके, दिस इज स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। नाउ ये वाले चैप्टर में सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? यस, हेनरी फ्योल। ना, हेनरी फ्योल कौन थे? वो हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल ने ये जो आपके 14 प्रिंसिपल है ना, वो 1841 से लेकर 1925 के बीच में दिया था। कब दिया था? 1841 से लेकर 1925 के बीच में दिया था। नाउ हेनरी फ्योल थे कौन? हेनरी फ्योल एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। काम करते 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 वो एक सक्सेसफुल मैनेजर बन गए, राइट? फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे, इंजीनियर की तरीके से वो काम कर रहे थे। आफ्टर सम टाइम वो एक सक्सेसफुल मैनेजर बन गए और उनकी जो पोजीशन थी वो रोज हो गई। रोज का मतलब क्या है? पोजीशन जो है वो राइज हो गई, इंक्रीज हो गई चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर तक। मतलब चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर वो बन गए। अब मुझे बोलो, पहले तो उन्होंने इंजीनियर की तरह काम किया, उसके बाद वो मैनेजर बन गए, उसके बाद चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। मतलब उनके ये जो सालों की जो काम थे, वो काम में उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए रहेंगे, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए रहेंगे, राइट? मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने समझी रहेगी और वही चीजें जो उन्होंने समझी है, वही चीजें जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट की है, वही सारी चीजों को समझ के उन्होंने हमें 14 प्रिंसिपल्स दे दिए हैं मैनेजमेंट के। और ये जो 14 प्रिंसिपल्स है वो एक बुक के अंदर लिखा गया है और वो बुक का नाम क्या है? जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? और उन्होंने जो 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं ना, वो हमारे लिए जनरल गाइडलाइंस के लिए काम आते हैं और हर एक मैनेजर इसको डिसीजंस लेने के लिए यूज करते हैं। जब भी उन्हें कोई भी डिसीजंस लेने हैं तब वो ये 14 प्रिंसिपल का यूज करते हैं और मैनेजरियल एक्शंस के लिए। इसीलिए तो हम उसको गॉडफादर बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, राइट? हु इज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट? हेनरी फ्योल। नाउ वापस से एक बार रिवाइज कर ले। हेनरी फ्योल 1841 से लेकर 1925 के बीच में वो एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। आफ्टर दैट, आफ्टर वर्किंग, वो एक क्या बन गए? सक्सेसफुल मैनेजर बन गए। एंड उनकी जो पोजीशन है वो रोज हो गई, रोज मतलब इंक्रीज हो गई। कहां तक इंक्रीज हो गई? चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर तक। तो ये उनके काम करने के दौरान उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उन्होंने जो भी ऑब्जर्व किया है, वो सारी चीजें समझ के उन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें दिए हैं। और ये जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये मैनेजर को बहुत हेल्प करता है डिसीजंस लेने के लिए, राइट? और इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। Now, who is the father of modern management? Henry Fayol.
ओके, तो 14 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? अच्छा, 14 प्रिंसिपल याद करना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और इसीलिए हमने उसके लिए एक कीवर्ड बनाया है। तो कीवर्ड क्या है? दिशा, यू आर सो क्यूट। अच्छा, दिशा यू आर सो क्यूट। अच्छा, मैंने डी के ऊपर 2 लिखा है, मतलब डी पर से हमारे पास दो प्रिंसिपल्स है, राइट। नाउ दो प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? पहला है प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क एंड दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ डिविजन। डी पर से दो, प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। आई पर से एक ही है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। आई पर से एक ही है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। एस पर से कितने हैं? 3 हैं। पहला क्या है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, और तीसरा जो है वो क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। ओके, वापस से एक बार, डी पर से कौन सा था? डी पर से 2 थे, डिविजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन। आई पर से क्या था? इनिशिएटिव। एस पर से 3 थे, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। एस पर से था स्केलर चेन, और एस पर से था स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। एच जो है वो हमने येलो कलर से लिखा है। जो भी येलो कलर से लिखा गया है उस पर से एक भी प्रिंसिपल नहीं है। वापस से, ए पर से क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू पर से है यूनिटी ऑफ कमांड, और एक है यू पर से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आर पर से है रेम्यूनरेशन। कहाँ है रेम्यूनरेशन? यहाँ पर, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। ओके, देखिए एस पर से तो हमारा हो चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ पे वापस से एस पर से कुछ भी नहीं है। ओ पर से है ऑर्डर, सी पर से है सेंट्रलाइजेशन, यू टी उस पे से कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली ई पर से है 2, पहला तो है इक्विटी और दूसरा है स्पाइट दी कॉप्स। स्पाइट दी कॉप्स मतलब टीम वर्क, टीम स्पिरिट। नाउ वंस अगेन हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। डी पर से थे 2, डिविजन ऑफ वर्क, और दूसरा क्या था? डिसिप्लिन। आई पर से था इनिशिएटिव। आई पर से क्या था? इनिशिएटिव। एस पर से 3 थे, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्केलर चेन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। ए पर से था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू पर से 2 थे, पहला था यूनिटी ऑफ कमांड, दूसरा था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आर पर से था रेम्यूनरेशन। ओ पर से है ऑर्डर। सी पर से क्या था? सी पर से है सेंट्रलाइजेशन। ई पर से 2 थे, स्पाइट द कॉप्स, और दूसरा था स्टेबिलिटी, सॉरी इक्विटी। डन। तो ये है आपकी 14 प्रिंसिपल्स, और ये 14 प्रिंसिपल्स को याद करने के लिए हमारे पास जो पासवर्ड है, मतलब कीवर्ड है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दिशु यू आर सो क्यूट। नाउ पहला वाला जो पॉइंट है वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क। अच्छा, मुझे एक चीज बोलो, हम सब स्कूल तो जाते ही हैं, राइट? तो स्कूल में भी जो भी काम है वो डिवाइड किया जाता है, राइट? सबसे पहले सबसे बड़े जो बॉस होते हैं वो कौन होते हैं? आपके प्रिंसिपल होते हैं, राइट? उसके बाद वाइस प्रिंसिपल आ जाते हैं। उसके बाद जो टीचर्स होते हैं उनके सुपरवाइजर्स आ जाते हैं, टीचर्स आ जाते हैं। उसके बाद आपके जो क्लरिकल स्टाफ्स होते हैं वो सब आ जाते हैं, क्लीनिंग स्टाफ्स आ जाते हैं। तो ये सब क्या है? यहाँ पे आपके जो काम है, मतलब आपके कॉलेज के, आपके जो स्कूल के जो काम है उसे हमने डिवाइड कर दिया है। डिवाइड हमने वो प्रकार किया है जिसको जो काम आता है, जो काम वो अच्छे से कर सकते हैं, हमने उन्हें वही काम दिया है। मतलब हमने एम्प्लॉइज को काम डिवाइड किया है एज पर देयर क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज, राइट? हम लोग जो एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज मतलब वो बंदे जो हमारे वहां पे काम करते हैं, हमने उन्हें काम दिया है। कैसे दिया है? एज पर देयर क्वालिटीज, मतलब उन्हें जो काम आता है वो हिसाब से, उनकी कैपेबिलिटीज क्या है वो हिसाब से हमने उन्हें क्या दिया है? काम दिया है, राइट? और यही काम ओके, नाउ काम कौन कौन से प्रकार से होते हैं? फर्स्ट पॉइंट हम जरा पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स। काइंड्स का मतलब क्या होता है? टाइप्स। सॉरी, यहाँ पे काइंड्स का मतलब क्या होता है? टाइप्स। वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप, जैसे कि टेक्निकल वर्क। टेक्निकल का मतलब क्या होता है? जिसको टेक्निकल नॉलेज होती है उन्हें ही हम लोग टेक्निकल वर्क देके
फाइनेंशियल, कमर्शियल, सिक्योरिटी ऑपरेशंस, अकाउंटिंग, मैनेजोरियल, मतलब जितने भी काम है उसे हमने ये 6 टाइप में डिवाइड कर दिया है। पहला क्या है? टेक्निकल, नेक्स्ट फाइनेंशियल, कमर्शियल, सिक्योरिटी ऑपरेशन, अकाउंटिंग, मैनेजोरियल। हमने वो बंदों को वही काम दिया है जिसमें वो क्या है? एक्सपर्ट्स हैं। वापस से एक बार, टेक्निकल, टी पर से आएगा टेक्निकल, फाइनेंशियल, कमर्शियल, सिक्योरिटी ऑपरेशन, अकाउंटिंग एंड मैनेजोरियल। तो एस ए एम तो सेम हो गया, सेम हो गया, राइट। एस पर से क्या आएगा? सिक्योरिटी ऑपरेशन, ए पर से आएगा अकाउंटिंग, एम पर से आएगा मैनेजोरियल। अभी टी एफ सी, टी एफ सी, टी पर से क्या आएगा? टेक्निकल, एफ पर से आएगा फाइनेंशियल और सी पर से आएगा कमर्शियल। मतलब जिसे जो काम आता है वो हिसाब से हम उन्हें काम जो है वो क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे उनके क्वालिटीज और कैपेबिलिटीज से हिसाब से। तो उससे क्या होगा? उससे हमारे जो काम है वो एफिशिएंसी, काम में एफिशिएंसी आएगी, मतलब काम बहुत अच्छी तरीके से आएगा। और हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, okay, it helps in improving efficiency and expertise of employees, which ultimately turns into expected productivity level. अभी आप लोग अभी फिलहाल मेरे से ओसीएम पढ़ रहे हो, राइट। अगर मुझे ही ओसीएम नहीं आता है तो मैं आपको अच्छी तरीके से पढ़ा पाऊंगी? नहीं पढ़ा पाऊंगी। तो जो काम जिसको आता है अगर वही करेंगे, जो काम में जो एक्सपर्ट है वही अगर वो काम करेंगे तो वो काम बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। यस, एफिशिएंसी लेवल जो है वो बढ़ेगा और उससे हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो भी बढ़ेगा। आई होप कि आपको जो फर्स्ट पॉइंट है वो समझ में आ गया, राइट। प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क, यहाँ पे हमारे पास जितने भी काम है उसको हम लोग 6 तरीकों में डिवाइड कर लेते हैं। एस ए एम, सेम, मतलब पहले क्या आएगा? सिक्योरिटी ऑपरेशन, अकाउंटिंग, मैनेजोरियल, ये 3 वर्क होता है। और उसके बाद क्या है? टीएफसी, टी पर से क्या आएगा? टेक्निकल, फाइनेंशियल और नेक्स्ट इज कमर्शियल। और हम काम जो है वो किसके हिसाब से डिवाइड करते हैं? उनके क्वालिटीज और उनके कैपेबिलिटीज के हिसाब से। और ये हिसाब से अगर हम डिवाइड करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? उससे क्या मिलेगा? उससे ये सारे जो काम है वो लोग बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि ये सारे जो है वो एक्सपर्ट्स लोग हैं, राइट। उससे हमारा एफिशिएंसी लेवल, हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा। I hope कि first point is clear. Now, second point, principle of authority and responsibility. ओके, नाउ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है आपको पता है? अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। मैंने अगर आपको कोई अथॉरिटी दी है, मतलब मैंने आपको कोई पावर दिया है कोई काम करने के लिए, राइट। वन इज अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ड्यूटी, राइट। ड्यूटी, पावर एंड नेक्स्ट इज ड्यूटी। अगर प्रिंसिपल के पास पावर होता है तो साथ ही साथ उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती ही है। अथॉरिटी के साथ साथ हमेशा क्या हो आती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी ज्यादा पावर होगी आपके पास उतनी ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होगी आपके पास। जैसे नरेंद्र मोदी, उनके पास अथॉरिटी है, कितनी ज्यादा पावर है उनके पास, साथ ही साथ पूरे इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है उनके सिर पे। तो प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट पॉइंट क्या है? ऑथोरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजन। ऑथोरिटी का मतलब क्या है? आपके पास राइट है कि आप डिसीजन ले पाओ। इट इज नेसेसरी टू गेट द राइट थिंग डन अप्रोप्रिएटली फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? आपके अंडर जो काम करते हैं ना एम्प्लॉइज, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये नेसेसरी बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आपके पास पावर है, राइट, नरेंद्र मोदी जो है वो अगर प्राइम मिनिस्टर है तो हमारे हर एक स्टेट के पास चीफ मिनिस्टर भी तो होते हैं, राइट। नरेंद्र मोदी के पास पावर है कि वो चीफ मिनिस्टर के पास से क्या करवाए? काम करवाए। वैसे ही आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनके पास भी तो पावर है कि स्कूल के जो टीचर्स है उनके पास काम करवाए। यहाँ पे वही है ना कि प्रिंसिपल्स को ये ध्यान रखना है कि वो अपने सबऑर्डिनेट से काम करवाए, लेकिन किस तरीके से? एप्रोप्रिएट वे से। किस तरीके से काम करवाए? एप्रोप्रिएट वे से।
ऑथोरिटी ऑलवेज कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी अकेला नहीं आता है, जब भी पावर आती है तो ड्यूटी साथ ही साथ आ जाती है। तो ऑथोरिटी ऑलवेज कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, पावर होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी मतलब मैंने आपको बता दिया कि उसका मतलब होता है ड्यूटी, राइट। इफ पावर इज मोर, मैं क्या बोल रही हूं, अगर आपके पास ऑथोरिटी ज्यादा है, पावर ज्यादा है, तो लोग उसका क्या कर लेंगे, मिसयूज कर लेंगे। देखो, अगर घर पे आपको हमने अथॉरिटी दे दी है कि घर पे आपको जब आना है तब आओ, जब जाना है तब जाओ, कोई आपको कोई पूछ नहीं रहा है, तो आप आपके पावर का क्या कर लोगे, मिसयूज कर लोगे, राइट। तो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पावर। अगर पावर ज्यादा है, ज्यादा मतलब इंक्रीज, पावर इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो लोग उसका क्या कर लेते हैं, मिसयूज कर लेते हैं। बट अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ड्यूटी अगर आपके पास ज्यादा है, काम अगर आपके पास ज्यादा है, तो वो टाइम पे आप लोग क्या हो जाओगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई काम बहुत ज्यादा है लेकिन मेरे पास पावर कम है। इफ responsibility means duty is more, then the person will be frustrated। इसलिए हम बोलते हैं कि हमेशा authority and responsibility के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर बैलेंस होगा तो हम लोग जो भी डिसीजंस लेंगे वो राइट वे में ले पाएंगे। आई होप कि ये वाला जो पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपका क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिन? डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? ओके, डिसिप्लिन, जैसे कि स्कूल में आप डिसिप्लिन रहते हो, डिसिप्लिन का मतलब आप टीचर्स जो भी बोलते हो वो सुन रहे हो, उसको हम लोग डिसिप्लिन बोलते हैं। टीचर्स की बात को आप ऑबे करते हो, जैसे बोला वैसे काम करते हो, उसे आप डिसिप्लिन बोलते हैं, राइट। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट देना, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर काम करना। रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको उसके वो जो बोलता है उसकी दूसरी तरीके से काम नहीं करना है। रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर ही आपको काम करना है, उसे ही हम लोग बोलते हैं डिसिप्लिन, राइट। हर एक के घर पे अपने डिसिप्लिन होते हैं। अगर आपके घर पे अगर ये रूल है कि रात को 10 बजे के बाद आप घर के बाहर नहीं जा सकते हैं, तो आप अगर 10 बजे के बाद अगर आप घर के बाहर नहीं जा रहे हो, मतलब आपके जो घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, राइट, आप उसको फॉलो कर रहे हो, राइट, मीन्स यू आर इन डिसिप्लिन। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आप लोग रात के 10 बजे के बाद भी घर के बाहर जा रहे हो, मतलब आप आपके घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करोगे तो आप डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर रहे हो। समझ रहा है? वैसे ही अगर ऑफिस है, अगर आप ऑफिस में जा रहे हो, तो अगर ऑफिस का टाइम है सुबह 10 बजे आना, तो यू शुड बी इन डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन में ही रहना है। मतलब 10 बजे का टाइम है तो 10 बजे तक आपको ऑफिस में पहुंच जाना है, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस, according to Fiol, discipline is the most essential thing in an organization। essential का मतलब क्या होता है, बहुत important thing है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कोई भी काम जो है वो अच्छे से नहीं होगा। तो डिसिप्लिन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है ऑर्गेनाइजेशन का। एम्प्लॉइज मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉइज को वो सारे रूल्स को ओबे करना पड़ेगा। ओबे का मतलब फॉलो, राइट। वो सारे रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन गवर्न होती है, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलती है। डिसिप्लिन हेल्प्स टू अचीव द गोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन से ही आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को कंप्लीट कर पाओगे, है ना। गुड डिसिप्लिन, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की डिसिप्लिन अगर अच्छी है, मतलब उनके जो लीडर्स है वो इफेक्टिव है, लीडर्स अच्छे, मतलब डिसिप्लिन अच्छी रहेगी। देयर मस्ट बी क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल रूल। यहाँ पे सबसे पहले तो जो भी मैनेजमेंट होते हैं, जो भी वर्कर्स होते हैं, उनमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अबाउट द रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
बेसिक डिसिप्लिन शुड बी ऑबेड, मतलब शुड बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब यहाँ पे जो भी डिसिप्लिन है, बेसिक डिसिप्लिन, वो हर एक लेवल पे आपको मानना चाहिए। डिसिप्लिन अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो अपने गोल तक पहुंच पाएगी। आई होप कि पहला, दूसरा एंड तीसरा आपको तीन के तीन प्रिंसिपल अच्छे से समझे। किसकी बात कर रही हूं मैं? पहला क्या था? प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क। सेकेंड क्या था? प्रिंसिपल ऑफ authority and responsibility. Now third one is principle of discipline, right? Now my next topic is principle of unity of command. Principle of unity of command. अच्छा, समझो कि आप जो हो ना, मिस्टर एम हो। कौन हो आप? मिस्टर एम हो, राइट? आप कौन हो? मिस्टर एम हो, मतलब मैनेजर हो, राइट? ओके, एम है वो मैनेजर है और एस जो है वो क्या है? सबऑर्डिनेट्स है, ठीक है? मुझे एक चीज बोलो, एक ही मैनेजर है, मैनेजर एक है और उसके अंदर तीन सबऑर्डिनेट्स हैं, मतलब एक ही मैनेजर है, वो तीन जन को काम डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होगा क्या? नहीं। एक ही टीचर है, वो तीन बंदों को पढ़ा रही है, तो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अगर दो मैनेजर है और ये दो के दो मैनेजर जो है वो तीनों को अपने अपने काम दे रहे हैं। मैनेजर वन ने बोला फाइल्स कंप्लीट करो, राइट? मैनेजर टू ने बोला कि मीटिंग्स अटेंड करो। तो यहाँ पर ये जो तीन सबऑर्डिनेट्स है, सबऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉइज जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि मैनेजर वन की बात सुने या मैनेजर टू की बात सुने। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमेशा ऑर्डर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन से मिलना चाहिए। ऑर्डर अगर एक ही पर्सन से मिलेगा तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा और काम जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर दो मैनेजर्स है और अगर दोनों के दोनों अगर आपको काम दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि हम मैनेजर वन की बात सुने या मैनेजर टू की बात सुने, और यहाँ पे हम यही कंफ्यूजन की वजह से हमारा काम जो है वो अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। So each member of organization should receive order from only one superior। मतलब organization के जितने भी members हैं, हर एक member को orders जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही superior से मिलना चाहिए। This principle helps in managing conflicts and solving disputes among people in organization। Now मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या होता है? फाइट्स, झगड़े। यहाँ पे ये प्रिंसिपल जो है वो हमें ये बता रही है कि अगर हमने हर एक मेंबर के ऊपर एक एक सुपीरियर रखा है, राइट? मतलब एक सुपीरियर एक मेंबर के लिए है, एक ही सुपीरियर है, तो उससे क्या होगा? झगड़े नहीं होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। जो डिस्प्यूट्स का मतलब भी वही होता है, मनभेद, मतलब झगड़े टाइप सी होता है, तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं होगा। इट ऑल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन। यहाँ पे एम्प्लॉयज में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होंगे। इफ ऑल एम्प्लॉयज रिसीव कमांड फ्रॉम मोर देन वन अथॉरिटी, लेकिन जो एम्प्लॉयज है वो अगर एक अथॉरिटी से ज्यादा के पास है, ज्यादा मोर देन वन अथॉरिटी से अगर आप कमांड का मतलब होता है ऑर्डर रिसीव करते हो, तो उससे क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट होगा एंड विल नॉट बी एबल टू टेक डिसीजंस अबाउट whose order should be followed। तो यहाँ पे लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि हम किसका ऑर्डर फॉलो करें, और यही रॉन्ग अप्रोच है। समझ रहे हैं? फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की शुड बी वेल डिफाइंड, और इसके लिए ही हमारी जो हायरार्की है, हायरार्की का मतलब क्या होता है? पोजीशन। जैसे मैंने आपको बोला प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल के नीचे वाइस प्रिंसिपल होते हैं, फिर टीचर के सुपरवाइजर होते हैं, फिर बाकी के सारे टीचर्स होते हैं। तो ये होता है आपकी हायरार्की। हायरार्की जो रहती है उससे हमें वेल डिफाइंड मतलब परफेक्ट तरीके से हमें हायरार्की जो है वो बनानी पड़ेगी जिससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ईच एम्प्लॉय शुड नो
हिज इमीडिएट सुपीरियर। जैसे टीचर्स जो है, राइट, टीचर्स को पता है कि उनकी इमीडिएट सुपीरियर कौन है, टीचर्स के सुपरवाइजर। टीचर्स के सुपरवाइजर को पता होना चाहिए कि उनके इमीडिएट सुपरवाइजर कौन है, तो वो क्या है, वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल को पता होना चाहिए कि उनके इमीडिएट सुपरवाइजर कौन है, तो वो कौन है, प्रिंसिपल होते हैं। समझ में आया? एंड शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम हिम ओनली। मतलब टीचर्स को कौन ऑर्डर देगा, टीचर्स को ऑर्डर देने का हक मेनली किसके पास होते हैं, टीचर्स के सुपरवाइजर के पास होते हैं। एंड टीचर्स को फॉलो करना पड़ता है जो उनके सुपरवाइजर्स बोले वो। आई होप कि ये वाला जो पॉइंट है वो आपका क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पे देखो, एक बंदा है, सभी लोग जो है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। मतलब देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान। एक ही हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए। अभी अगर हम ओसीएम पढ़ रहे हैं तो हेड एक ही है ना, आपकी टीचर जो आपको सिखा रही है, और एक ही प्लान होना चाहिए किस तरीके से आप पढ़ रहे हो। अगर आप एक ही टीचर की बात सुनोगे, एक ही प्लान से अगर आप काम करोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगे और आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे। सो देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का जो तरीका होता है वो भी इस प्रकार होना चाहिए, वन हेड वन प्लान। वन हेड वन प्लान कौन बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऑब्जेक्टिव्स में बहुत बार ये पूछा जाता है। ईच ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द सेम ऑब्जेक्टिव्स एंड द ग्रुप should be directed by one manager using single plan। तो यहाँ पे ये बताया गया है, हर एक बंदा जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उनका एक ही एम होना चाहिए, एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए जिससे सभी लोग डायरेक्ट होते हैं। मतलब एक ही प्लान होना चाहिए जिससे सभी लोगों को काम मिलता है और काम आपको वही प्लान के हिसाब से करना है। डन, समझा आपको? डन। आई होप कि आज के लेक्चर के लिए दिस इज डन। हमने 5 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए, बाकी के जो पॉइंट्स है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक माय लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो क्या करोगे? इफ यू लाइक माय लेक्चर तो क्या करोगे? लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।